स्टूडेंट्स, आज अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे, कुछ बेसिक बातें बताएंगे। तो अब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपन ने ये बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन, तो ये इजीली याद हो जाते हैं। यदि x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी और टाइम में आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन टाइम में आ जाएगा। x और v में रिलेशन क्या है? v बराबर ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है a। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? तो इसमें ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा a होती है मैक्सिमम। और ये होती कहां पर है? ये मीन पोजीशन पर होती है। वेलोसिटी की जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब मैग्नीट्यूड से ही मतलब है मैक्सिमम मिनिमम से। तो अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक बात है यही थी कि एक्सेलरेशन वो मोशन विच गवर्न्स बाय ऐसे फोर्स से गवर्न हो जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, मतलब एफ बराबर माइनस के एक्स हो। तो जैसा फोर्स अजीब वैसा ही एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए और मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम होगा? मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स बराबर जहां मैक्सिमम होगा तो एक्स मैक्सिमम होता है ए, तो अपन ने तो ओमेगा स्क्वायर ए हो गई, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है एक्सेलरेशन। अब हम क्या क्या जानेंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए है। अब अपन ये बताएंगे कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। स्प्रिंग मास सिस्टम में उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई रूट एम बाई के, ये अपन पहले बता चुके हैं। अब कोई स्प्रिंग ली अपन ने जिसका कांस्टेंट के है, अब इसको स्प्रिंग को हाफ कर दिया गया और वही मास इससे अटैच कर दिया गया जो पहले था। अब इससे ऑसिलेशंस करा रहे हैं, तो हमसे ये पूछा गया कि इसका के है तो और इसका मास एम, अब इसका कांस्टेंट क्या होगा? वही स्प्रिंग की लेंथ ऑफ इज हाफ ऑफ दिस स्प्रिंग है। तो अब मैं थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होता है। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं। तो जनरली बच्चे सोच रहे होते हैं स्प्रिंग की लंबाई हाफ हो गई तो कांस्टेंट हाफ हो गया। मतलब बच्चों का ध्यान ये जाता है कि हर चीज दुनिया में जैसे कोई प्रोपोर्शनल है, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज प्रोपोर्शनल तो नहीं होती। आपको अपने कोई काम कराना है घर में, तो लेबर डबल कर दी जाए तो वो जो वर्क पहले कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ डेज आधे हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि लेबर की संख्या बढ़ाने से नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेबर स्ट्रेंथ। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है। तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बहुत सारे हैं, जैसे कूलम्स लॉ है, तो दो चार्जेस के मध्य जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है। तो हर चीज दुनिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। अब तो यहाँ पर ये स्प्रिंग का भी यही हाल है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो स्प्रिंग की लंबाई जितनी कम होती चली जाएगी, मतलब वैसी ही स्प्रिंग हो, मैं ये बात नहीं कर रहा स्प्रिंग में और कोई चीज और पैरामीटर चेंज नहीं करे, वैसी ही स्प्रिंग है लेकिन उसकी लेंथ हाफ हो गई। तो लेंथ जितनी कम होती चली जाएगी उसका कांस्टेंट उसी रेशियो में बढ़ता चला जाता है। फिर आप कहोगे कि ये कोई ऐसे कैसे पता लगेगा कि कांस्टेंट बढ़ गया, इसका क्या लेना देना है कांस्टेंट बढ़ गया जी? अरे तो हमें कांस्टेंट की गहराई पर जाना पड़ेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कहते किससे हैं। तो अगर उसकी गहराई समझ में आ जाएगी, उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप सभी लोग कहने लगोगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी अपन ने कहा है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है कि उसको यूनिट एक्सटेंशन या यूनिट कंप्रेशन करने में जितना फोर्स लगाना पड़ता है या जितना स्प्रिंग फोर्स अपोज करती है, बैलेंस पोजीशन में जितना अपन लगाएंगे खींचने के लिए और बैलेंस है तो स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगा रही होगी और बैलेंस होगी।
तो होता क्या है कि यदि लंबाई आधी हो गई तो कॉइलों की संख्या आधी हो गई, तो उतना ही फोर्स लगाने पर जितना यहां पर लगाया, जितना यहां लगाया था एफ, और यहां पर भी वही एफ लगाया, तो इसका जो लेंथ में जो चेंज आएगा वो हाफ आएगा, इसके हाफ आएगा। और जब लेंथ में चेंज हाफ आएगा तो कांस्टेंट डबल हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट होता क्या है कि यहाँ पर यदि x एफ फोर्स लगाने से x बढ़ गई तो ये x/2 बढ़ेगी, तो यहाँ का k जो था वो f/x था, तो यहाँ का k डैश जो होगा वो f/x/2 होगा, तो 2f/x होगा। अब आप कहोगे कि हमारी ये बात समझ में नहीं आई, तो भैया ये फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। तो कुछ चीज तुम्हारे अंदर से उठनी चाहिए, जब तक अंदर से ना उठेंगे, हैं? तो ऐसा है, एक बेसिक चीज बता रहा हूं मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। जो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि मैं ये क्या कहने वाला हूं, कि एक्चुअल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है। मैथमेटिक्स शुरू में आसान लगता है और फिजिक्स बाद में आसान लगती है। क्यों? फिजिक्स जब समझ में आने लगती है, जब उसके कंसेप्ट बनने लगते हैं, वैसी थिंकिंग बच्चे की चालू हो जाती है। फिजिक्स बहुत आसान है। पूरी मैकेनिक्स में है क्या? F बराबर m, मतलब मैं 5-7 कंसेप्ट से पूरी मैकेनिक्स हो जाती है, अगर वो क्लियर है तो। अब मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये और, अरे भैया क्या परेशान हो, उसमें एक ही तो बात याद करनी है। आप कहोगे क्या बात याद करें? कि बच्चा F बराबर जो ma लगाता है वो ये नहीं जान पाता कि वो ma को फोर्स समझ बैठा है। ma कोई भी फोर्स नहीं है। मेरा चैलेंज है अगर दुनिया में पूरे पृथ्वी पर कोई कह दे कि ma कोई फोर्स है। ma कोई फोर्स ही नहीं है भाई, ma कोई फोर्स नहीं है। ma तो जो जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके वेक्टर सम का रिजल्टेंट है। ma इज नॉट ए फोर्स। ma मतलब फोर्स को समझो जैसे कर्म है, और ma को समझो फल है? तो कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि मतलब जो है किसी का सिलेक्शन हो गया, तो यही तो कहते हैं लोग बाग, उससे कहते हैं या वो कहता है या उसके जो भी गए, तो ये कहते हैं भाई मेहनत करी, कर्मों का फल मिल गया, मेहनत करी, सिलेक्शन हो गया है। तो जो सिलेक्शन है वो तो फल है। यूँ थोड़ी कहता है मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन तो फल है, वो कर्म नहीं है। सिलेक्शन तो इसी तरह से यहाँ पर एम जो है फल है। तो आप कहोगे फोर्सेस क्या है? तो जिस दिन बच्चा मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जिस दिन बच्चा ये समझ जाएगा, स्टूडेंट ये समझ जाएगा कि एम अलग चीज है, अलग नहीं कह, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ फोर्सेस समझो क्या है। तो फोर्सेस क्या है कि पूरे मैकेनिक्स में ये 4 फोर्सेस लगते रहते हैं, फ्रिक्शन, रिएक्शन, टेंशन और खुद का वेट। पड़ोस मतलब खुद का mg और पड़ोसियों के रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन इज द एक्सटर्नल फोर्स। इन्हीं का वेक्टर सम जो आएगा, पता लगा सा वेक्टर सम आ ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं कर्मों का फल 0 है, तो हम ma को 0 कह देते हैं। मतलब वेक्टर सम फोर्सेस का 0 है, तो फोर्सेस का वेक्टर सम ma होता है, और जब उसको फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आ रहा है तो 0 बराबर ma कह देंगे, तो a0 आ जाएगा। बच्चे क्या समझ बैठते हैं कि ma को भी फोर्स समझ बैठते हैं, बस वही मैकेनिक्स में गलती हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया k डैश। तो k डैश कितना आ गया? k डैश जो है वो आ गया 2k आ गया भाई। अब मैं कुछ जनरल बातें बताता हूं कि ये जितनी लंबाई कम होती जाएगी उसका कांस्टेंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज को हम 2 तरह से समझ सकते थे कि उतना ही फोर्स लगाने पर अगर लंबाई कम है तो उतना ही फोर्स लगाने पर वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम होगा, तो इस बात से भी ये समझ में आ जाता है कि कांस्टेंट बढ़ गया। लेकिन एक चीज और है समझने के लिए, अगर समझना चाहो तो, कि इस स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन हुआ था उतना ही इसमें करते तो हमें फोर्स डबल लगाना पड़ेगा इसमें। तो उतना ही एक्सटेंशन करने के लिए फोर्स डबल लगाना पड़ेगा। उस बात से भी ये आ गया कि कांस्टेंट जो है k डैश इज 2k, डबल लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स डबल लगाना पड़ेगा फॉर द सेम एक्सटेंशन। अब हम कैसे भी समझ सकते हैं, किसी सब्जी के रेट डबल हो गए तो इसको 2 तरह से समझा जा सकता है, 2 तरह से समझा सकता है। उतनी सब्जी खरीद रहे, पैसे डबल करने पड़ रहे, या उतने ही पैसे दे रहे हैं तो सब्जी आधी मिल रही। तो ये इतनी ही बड़ी बात थी, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, है? तो जो है कांस्टेंट। अब प्रश्न उठता है कि ये जो है स्प्रिंग है, इसके 2:3
3 रेशियो में काट दिया गया, एक तरफ हिस्सा 2 है, दूसरी तरफ 3। अब पूरी स्प्रिंग जब थी, इसका कांस्टेंट K था, तो इसका कांस्टेंट क्या होंगे? तो अब आप जो अभी बात बताई थी उससे सोचने की कोशिश करो कि आप ये करिए कि आपने जैसे इसके 5 टुकड़े कर दिए गए, 5 टुकड़े करने पर हर टुकड़े का कांस्टेंट 5K हो गया, क्योंकि स्प्रिंग 1/5 कर दी लंबाई में, तो कांस्टेंट 5 टाइम्स हो गया। अब आप जोड़ते चले जाइए, जब जोड़ते चले जाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो पहले क्या हुआ, 2:3 की जगह हम उसको 5 टुकड़े कर दिए और एक जगह 2 टुकड़े जोड़ दिए और एक जगह 3 टुकड़े जोड़ दिए। तो जो जहां पर 2 टुकड़े जोड़े थे उसका कांस्टेंट हो गया 5K/2, क्योंकि हर टुकड़े का क्या था 5K। फिर 2 टुकड़ों का क्या होगा, जितनी लंबाई बढ़ती चली जाएगी उसका कांस्टेंट जो है कम होता चला जाएगा। तो फिर क्या हो गया, तो ये हो गया 5K/2 और नेक्स्ट हो गया 5K/3। बस ये मैंने कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे कोई एक सवाल करा रहा था, इस चक्कर में मैंने इतनी बातें बोल दी।